हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। एग्जाम के काफी करीब आ चुके हैं हम लोग, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे काफी सारे बच्चों को ये डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो मुझसे। कभी कभी लगता है ये बहुत मासूम से सवाल हैं, बट बहुत जेन्युइन है। बच्चे इस लास्ट के कुछ दिनों में थोड़ा सा डरे हुए महसूस कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं कि सर कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, अब क्या करें? सर पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं चीजें भूलने लगा हूं। इन सारी चीजों के जवाब देते देते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊं। सॉरी, अब वो स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है, ही इज नाउ एन आईएएस ऑफिसर। बट मैं चलता हूं उनके बैकग्राउंड में। मैं एक ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहता हूं जिनकी अपने बीटेक के फाइनल ईयर में गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई, and in the very same year he secured engineering services में all India rank 24. I am talking about none other than शुभम कुमार सिंह। कोई खास इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग आप में से शुभम को ऑलरेडी जानते हैं। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स वेलकम शुभम। और शुभम से ही जानेंगे कि एज एन स्टूडेंट आज तो वो सक्सेसफुल इंसान है, बट जब वो स्टूडेंट थे तो उनकी लाइफ में क्या क्या समस्याएं थी, गेट से पहले वो क्या सोच रहे थे, आईईएस से पहले वो क्या सोच रहे थे, एवरीथिंग वी विल टॉक टू शुभम। सो वेलकम शुभम, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर मेरे को इनवाइट करने के लिए। सर मेरा जो बात रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में चलाएंगे हम। यस यस यस, बहुत अच्छा। आई थिंक हमारे बच्चों को भी इसमें बहुत मजा आएगा। वी विल बी वेरी मच नेचुरल। हम जो है जैसा है बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे। बिल्कुल कोई फॉर्मल नहीं है, बच्चे कनेक्टेड फील कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो शुभम थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सो दैट बच्चे इस सेशन से काफी बेनिफिट उठा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप खुद को इंट्रोड्यूस कर दो अपने तरीके से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। मैंने 2014 में बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरा कॉलेज एचबीटीआई कानपुर था, नाउ इट इज एचबीटीयू। और मैंने फाइनल ईयर बीटेक के टाइम पे गेट में AIR 1 अचीव किया था, और इन दी सेम ईयर मतलब 2-3 महीने बाद मैंने जो ES का एग्जाम दिया था उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 24 आया था। प्रायर टू दैट 2010 का मैं 12th पास आउट हूँ, तो मैंने कहीं ड्रॉप ईयर नहीं लिया है, ना ही मतलब 12th के बाद भी नहीं लिया है और बीटेक के बाद भी नहीं लिया है। एंड इंट्रोडक्शन इतना ही है। इसके बाद मैंने जब गेट में रैंक आ गई थी तो मैंने ISOL ज्वाइन किया था। सो आई वर्क देयर फॉर 9 months। उसके बाद मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था इन द मीन टाइम, तो फिर मैंने ब्रेक लेने के बाद यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। जो ES का एग्जाम सिलेक्शन पैटर्न है थोड़ा 1.5 साल का होता है। तो जैसे मैंने अगर 2000 जून में एग्जाम दिया था, अब तो नेचर चेंज हो गया एग्जाम का। हमारे टाइम पे 3 दिन में एग्जाम हो जाया करते थे। तो उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस में पूरा 1.5 साल का गैप होता है। मतलब आपने जून 14 में एग्जाम दिया तो मेरा दिसंबर 15 में ज्वाइनिंग आई थी। तो बीच का टाइम जो था मैंने उसमें IOCL में जॉब किया था। ओके ओके, सो आई थिंक शुभम ने इस छोटे से एक 50 सेकंड में जितने अचीवमेंट्स गिना दिए हैं, आई थिंक वो हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों के बिगेस्ट ड्रीम्स में से एक चीजें हैं। कोई गैप नहीं है। एचबीटीआई कानपुर एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहां से पढ़े हुए हैं। 4th ईयर में ही 4th ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट जिसके पास कॉलेज का भी लोड है, 4th ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट गेट का एग्जाम देता है, और ना सिर्फ एग्जाम में अपीयर होता है, वो उस एग्जाम को टॉप कर रहा है। एंड इन द सेम ईयर आईईएस जैसे एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। सो बड़ी बात है शुभम। आई थिंक आज के इस सेशन से बच्चे काफी कुछ सीखने वाले हैं आपसे। मैं कुछ चीजें ऐसी, बच्चों के क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बोल मैं रहा हूं बट शब्द बच्चों के हैं। तो एक्चुअली बच्चों ने काफी चीजें पूछी कि सर डर लग रहा है। अभी तो आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। मुझे आप थोड़ा सा पीछे ले चलो कि जब आप खुद स्टूडेंट थे तो क्या 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 गुजर रही थी आपके ऊपर? आपकी तैयारी कैसी थी? क्या आपको एहसास था कि आप टॉपर बनने वाले हो, टॉप कर जाओगे? एग्जाम से कुछ दिनों पहले ये जो 6-7 दिन का गैप होता है, इसमें सारे बच्चे स्टूडेंट्स फियर फील करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एटलीस्ट इस 6 दिन के गैप में? सर जो आप बात कह रहे हैं, डर लगता है, वो सबके साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है, नहीं हुआ। तो डर नो डाउट लगता है। मतलब डर का तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि मैंने अपना जो मेरा एडमिट कार्ड हुआ करता था उस समय पे, तो मैंने उसको बार बार चेक किया कहीं ऐसा ना हो मेरा एग्जाम
आज के दिन तो नहीं है, कल के दिन तो नहीं है, टाइम को 2 बारी चेक किया, ऊपर नीचे, मतलब फर्स्ट हाफ तो नहीं है, सेकंड हाफ तो नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट किए गए थे मैकेनिकल के, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी था। तो मतलब उसको बार बार चेक किया, कहीं ऐसा ना हो मैं लेट पहुंचूं, मेरा एग्जाम छूट जाए किसी कारण से, पहले जग के गए। टेंशन तो सबको रहती है, और मतलब नो डाउट हो सकता है एग्जाम से पहले, मेरे को तो अब तो नहीं याद है, बट कई बार ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आती है, क्योंकि एक ऐसी चीज होती है आप जिसको मतलब आपका वो ड्रीम है, आपको उसको अटेन करना है, तो उसके लिए तो आदमी को जागना ही पड़ता है। मतलब मैं जब उस समय ट्रेवल करता था अपने, मतलब कॉलेज से घर जाया करता था, तो ट्रेन थी उसमें, टू बी वेरी फ्रैंक, लखनऊ जहाँ से इंटरसिटी थी, हाँ, हाँ। उसमें अब्दुल कलाम जी के कई सारे कोट्स लगे हुए थे। तो उसमें एक बड़ा स्टैंडर्ड है, लोगों ने सुना भी होगा, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज व्हाट डज नॉट लेट यू स्लीप। क्या सपने बात वो है। है जो आप सोते हुए नहीं देखते हैं, वो हैं जो आपको सोने ना दें। और दूसरा एक विवेकानंद जी का भी था, तो उसको मतलब जिस दिन आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, आप समझ लीजिएगा आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो वो चीज है, तो मतलब अगर नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है, तो नो डाउट इट शोज कि आपने तैयारी अच्छे से करी है, इनफैक्ट आपने मन लगा के करी है। अगर जिसको डर नहीं लगेगा वो खुद जान रहा है कि वो उसने तैयारी नहीं करी है, तो डर लगना उस- वाजिब है सर, उसमें कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है। एकदम डर लगता है, सबको डर लगता है, एग्जाम से पहले हो सकता है नींद भी ना आई हो, मतलब 7 साल हो गए, 8 साल हो गए मेरे को तो। बट मुझे 10th बोर्ड का ज्यादा याद है कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी एक दिन पहले। तो एग्जाम प्रेशर सबके साथ होता है, सबके साथ डर सबको लगता है सर। मतलब डजंट मैटर कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, हर बच्चा थोड़ा सा घबराहट में तो रहता ही है। बिल्कुल रहेगा सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब हर आदमी घबराहट, मतलब इनफैक्ट मैं आज के दिन भी कोई एग्जाम देता हूँ, लेट से कभी अपियर करता हूँ या कोई और भी क्रिटिकल चीज होती है मेरी लाइफ में, तो तब भी डरूंगा मैं। बट नेचुरल है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप 100% कॉन्फिडेंस हर जगह दिखा सकते हैं, थोड़ा डर तो लगना है, थोड़ा डर लगना भी चाहिए आदमी को, बिकॉज अगर आप एकदम फ्रैंक होकर चलेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, आप गलतियां करते हैं। दैट इज बेसिकली लिटिल शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना कहेंगे। एग्जैक्टली मतलब सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को। एक ऐसा आदमी जिसने अपने जिंदगी में काफी सारे अचीवमेंट्स, एचबीटीआई में पढ़ना अपने आप में एक खुद में अचीवमेंट है बेटा, विदाउट एनी गैप, 12th के बाद कोई ड्रॉप नहीं, एचबीटीआई में पढ़ना अचीवमेंट है। उसके बाद 4th ईयर में गेट निकाल लिया, गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप वाला काम हुआ। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्ट हो गए, एक और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंट बंदा आज भी अगर कोई एग्जाम देने जाएगा सीरियस तरीके से तैयारी करके, तो उस चीज को खोने का डर रहता है, क्योंकि हमने बहुत एफर्ट किया है। और शायद जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो भी सीरियस बच्चे हैं जिन्होंने साल भर मेहनत की है, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप डर रहे हो इसका मतलब आपने मेहनत की है, और अब बस लास्ट मोमेंट पे ये एक छोटी सी फीलिंग है जो सबके साथ है। आपके साथ अगर आप डर रहे हो तो आप कुछ नई चीज नहीं हो रही है ना, उसको, इस डर को भगाने के तरीके ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नेचुरल थिंग, आपके साथ हो रही है, टॉपर्स के साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, सबके साथ होती है। शुभम, हमें एक चीज और बताइए, एक्चुअली मैंने कुछ चीजें लिख के भी रखी हैं कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, कुछ बच्चों के जो कॉन्क्रीट क्वेश्चंस थे। तो इस डर को क्या मैं सेल्फ डाउट बोलूंगा, क्या आप भी, अच्छा आपको तैयारी करते टाइम ऐसा लग रहा था क्या कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूं, या सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन आपके साथ भी थी? मैं भूल रहा हूं क्या, फॉर्मूले भूल रहा हूं क्या, चीजें याद नहीं आई तो क्या हुआ, पेपर टफ आ गया तो क्या हुआ, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ये डाउट वाली सिचुएशन थी क्या आपके साथ? सर इतना तो नहीं याद है, बट नो डाउट सर ये डाउट सबके साथ रहता है। आप एग्जाम के दिन का तो आप कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। मेरे पास जब तब मैकेनिकल का जो एग्जाम उस साल 2014 में जो हुआ था, उसमें 4 एग्जाम हुए थे, मतलब मेरा शायद सेकेंड डे और फर्स्ट शिफ्ट था। तो मुझे उनमें से कौन सा पेपर मिलता, हो सकता है कि मतलब क्या कंडीशन रहती, बहुत चीजें मैटर करती हैं। मतलब मेरा तो ये मानना है कि रैंक 1 हो चाहे रैंक 10 हो, मेहनत सबकी बराबर ही है। वो तो उस दिन की बात है कि आपने मतलब बस ये था कि हाँ मुझे एग्जाम देके इतना पता लग गया था कि रैंक अच्छी आ जाएगी। नो डाउट मैं क्योंकि 94 का अटेम्प्ट करके आया था उस समय, तो मुझे इतना लग रहा था कि हार्डली गलत होगा तो 1 या 2 सवाल गलत हो सकते हैं, तो वही हुआ था। 2 सवाल मेरे गलत हुए तो 90 नंबर आए थे। तो उतना क्लियर था कि हाँ ठीक है, नंबर अच्छे आ जाएंगे। उसका एक रीजन एक और भी था कि मतलब इस चीज की तैयारी के अगर उस पर जाते हैं तो तैयारी बेसिकली आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है। मैंने जो प्रैक्टिस जो भी टेस्ट सीरीज दिया था उस समय, तो उससे थोड़ा मेरा काफी आदत में आ गया था। तो जो मैं टेस्ट सीरीज में जैसे बीतता, मतलब जैसे समय कटता था, या जैसे मान लीजिए 2 घंटे पेपर खत्म हो गया, 1 घंटे में रिवाइज करता था, तो वही मेरे साथ पैटर्न वहां भी रिपीट हुआ। मतलब मैंने बस 2 घंटे में एग्जाम खत्म कर लिया और 1 घंटा के लिए मैंने रिवाइज किया है। तो
मतलब एक रिवाइज किया है, क्रॉस चेक किया है कि कहीं कोई गलती हाँ, तो नहीं कर क्रॉस दी? चेक, एकदम क्रॉस चेक किया है, रिवाइज बेसिकली वही सब, मतलब कि आंसर तो मेरे कहीं गलत नहीं है, एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये 2 घंटे का मैं अगर क्रॉस चेक करने बैठूंगा तो आधे पौन घंटे में मैं वापस कर सकता हूँ उसको। और तो ये वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 94 का अटेम्प्ट किया है और सिर्फ 4 नंबर नेगेटिव मार्किंग, 4 नंबर जो है वो 4 नंबरों का गलत हुआ है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो सर ये है कि मतलब डाउट नहीं कहेंगे, बट मतलब ये है कि सर जो मेहनत करेगा वो डरेगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम मेरे पास भी था, मतलब मेरे को मालूम था कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, फिर आगे फिर 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करना एक मतलब, क्योंकि वो भी एक डर था मेरे अंदर कि मैं नहीं करना चाह रहा था, मतलब कई चीजें स्टेक पे रहती हैं, माँ बाप के पैसे भी स्टेक पे होते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं घर से भी कुछ और फाइनेंशियल हेल्प लूँ, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था। तो डाउट नहीं है, वो बस एक मेहनत है, और आखिरी दिन किसी को नहीं मालूम क्या हो सकता है आगे जाके, तो बट डरता है आदमी। फॉर्मूले मैंने रिवाइज करने के लिए अलग कुछ कर रखा था, मतलब मुझे फॉर्मूले, नो डाउट सर, सही सही कहूँ तो 8 साल हो गए हैं, बट 50% फॉर्मूला तो मुझे आज भी याद होगा, मतलब वो इस तरह से मैं रट रखे थे। मतलब मैं अभी टू बी वेरी फ्रैंक, अगर सिग्मा वाई वाई इक्वल टू एम वाई इक्वल टू ई बाई आर जो होता है, और हाँ स्प्रिंग हाँ। के केस में अगर आते हैं तो 8 W D अपन पाई डी की पावर 4 इक्वल टू जी एक्स अपॉन टाउ डी स्क्वायर एंड समथिंग समथिंग, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने जिस तरीके से अब सर कोई भी एग्जाम है, इट इज ऑल अबाउट रिवीजन, आपने कितनी बार रिवाइज कर रखा है। तो मैं यही कहूंगा कि सर मैंने गेट कुछ नहीं तो 12 से 15 बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया हुआ है उस आखिरी साल में, मतलब इसका एक रीजन था सर, मतलब तभी मतलब सर आदमी को कॉन्फिडेंस भी आएगा। डरता हर आदमी है सर, उसमें कोई, जो स्टूडेंट डर रहे हैं, और वो बहुत नॉर्मल सी चीज है, उसमें कोई कोई बुराई ही नहीं है। सो मैं कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन करता जा रहा हूँ जो बाद में शायद मैं बच्चों को बोलूंगा कि भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें खुद गेट AIR 1 ने बोली हैं कि यार देखो, रिवीजन जितना आप ज्यादा करोगे उतना आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। और दूसरी बड़ी चीज, एक एक 4th ईयर का स्टूडेंट आपसे ये बोल रहा है कि भैया कोचिंग भले ही नहीं की थी लेकिन टेस्ट सीरीज दी थी और वो बहुत डेडिकेटेड तरीके से दी थी। तो टेस्ट सीरीज जिस भी बच्चे ने दे रखी हैं, अच्छे से दे रखी हैं, उसको एग्जाम में इसका जरूर है ना एक एडवांटेज तो मिलेगा उन बच्चों के कंपैरेटिवली जिन्होंने टेस्ट सीरीज को नहीं टच किया है। तो रेडी रहिए उस चीज के लिए। शुभम, एक चीज मुझे और बताएंगे? ठीक है, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि एग्जाम से 6 दिन पहले आपकी भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लगभग सारे बच्चों की होती है। सो उस दिन पर्टिकुलर 3 घंटे में क्या अप्रोच थी? जैसा कुछ तो आप बता चुके हो कि 2 घंटे, सर 2 घंटे में वो तो आदत थी आपकी कि 2 घंटे में पेपर को सॉल्व कर लेना एंड रेस्ट ऑफ द 1 आवर में क्रॉस चेक कर लेना। सो उस 3 घंटे में आपने क्या किया था और आप आज की इस आज के टाइम पे बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हो? सर इसमें तो मतलब टाइम काफी हो गया एग्जाम दिए हुए, तो बट यही कहूंगा कि अगर एग्जाम में कोई सवाल अगर फंसता है तो ऐसा नहीं कि उस पर स्टिक ऑन करना है और मोरल डाउन करना है। हो सकता है एग्जाम का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपका पहला बन जाए, और तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप परेशान हो उसको, मतलब हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैंने गेट के लिए काफी प्रिपेयर किया हुआ था, तो बट ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, पढ़ा हुआ काफी था मेरे पास, तो प्रैक्टिस इतनी थी कि मेरा मतलब टू बी वेरी फ्रैंक सर, कि सवाल पढ़ता था तो मैं शुरू कर देता था, मतलब मैं उतना सोचने का बस समय नहीं रहता था। नो डाउट आपको एग्जाम ऐसा ही करना पड़ेगा कि यू जस्ट रीड द क्वेश्चन और आप शुरू हो जाएं, तभी हो पाएगा, क्योंकि सर मतलब अप्रोच यही है कि सवाल नहीं हो रहा आप छोड़ दीजिए। मैं भी सर 65 सवाल शायद आते हैं, तो 65 में से हार्डली 62 में अटेम्प्ट करके आया था, 3 मैंने छोड़े थे शायद, 2-2 नंबर वाले, तभी 94 का अटेम्प्ट करके आया था। हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे सवाल, नहीं भी होते हैं, मतलब आप सर्वे सर्वा तो कोई नहीं है, तो मुझसे भी नहीं हुए, तो छोड़ दिया उसको। तो उसमें कोई ऐसा मतलब हेडेक लेने वाली बात नहीं है, आगे भी सवाल बचे हैं। ये है कि बट इस एग्जाम की एक अच्छी बात ये है कि इजी पार्ट कुछ कुछ है कि जैसे आप इंग्लिश को बहुत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में समझता था कि ये बहुत स्कोरिंग आपका आधे से ज्यादा, मेरे ख्याल 30 नंबर्स का शायद दोनों आते हैं, मतलब पूरा तो सर मुझे याद भी नहीं है, 100 नंबर में से शायद 30 का इंग्लिश और ये आता है मैथ्स। इसके सवाल जो मैंने पास्ट ईयर पेपर से देखे थे तो मुझे लगता था कि ये हो जाएंगे इजीली। तो सही है, सही है, सही है। सो मैं कुछ पॉइंट्स अभी तक की इस बातचीत से जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 2000 कि भैया रिवीजन इनकी लाइफ में देखो हर हर बंदे की कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज अलग अलग रहेंगी। मैं आज शुभम से बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी और
शख्स से बात करूं जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, आप यूपीएससी के किसी टॉपर से बात करिए, स्ट्रेटजीज बिल्कुल कॉपी तो नहीं करनी है आपको, लेकिन हाँ सभी सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, और वो चीजें ये आपके सामने है। ये लगभग हर सक्सेसफुल इंसान आपको ये जरूर बताएगा कि भैया रिवीजन करते रहना, टेस्ट सीरीज देते रहिएगा, और आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन पेपर को कि इस पेपर में कहां कहां पर वो एरियाज हैं जहां पर आप स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से कर रखा था। सो शुभम, मैं एक, हालांकि पूछने को बहुत कुछ है, बच्चे बहुत कुछ चीजें आपसे जानना चाहते हैं, बट आई थिंक एग्जामिनेशन के हम लोग इतना करीब खड़े हैं कि शायद उनका ये सही वक्त नहीं है। और सारे बच्चे, आप लोग अगर चाहते हो कि हम शुभम के साथ एक डिटेल्ड डिटेल्ड वीडियो बनाएं, सो दैट आपको एक इंसाइट मिले, काफी चीजें हैं जानने को कि कैसे कोई एक फोर्थ ईयर का बच्चा क्या पढ़ता रहा होगा, कैसे कॉलेज और कंपटीशन एक साथ कैसे मैनेज किया होगा, इस पे एक सेशन रख सकते हैं हम लोग। आईईएस, इनका आईओसीएल में 9 मंथ का जो जर्नी है, वहां पर इन्होंने क्या नई चीजें सीखी, उसके बाद जो इन्होंने रेलवेज ज्वाइन किया है, वहां पर कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, और आज वो क्या एक्चुअली काम करते हैं वहां पर एज एन आईएएस ऑफिसर। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बाद में भी एक सेशन रखेंगे, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि मैं शुभम को इनवाइट करूं यहाँ हमारे स्टूडियो में, और वन ऑन वन सामने सामने बैठ के बात हो। आप सारे के सारे बच्चे कमेंट में एक बार ये बता दीजिएगा कि हाँ हाँ शुभम सर से हमको बात करनी है। सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो वी विल हैव अ लाइव सेशन जहां पर बच्चे भी डायरेक्टली आपसे बात कर पाएंगे। बच्चों की इच्छा रहती है कि वो जिनको देख रहे हैं सामने उनसे बात करें। बिल्कुल सर। सो शुभम, एक आखिरी कुछ चीजें जो आप बच्चों को एज अ टिप्स देना चाहते हो, एज अ बड़ा भाई, एज अ गार्जियन, एज अ रैंकर, कि यार लास्ट मोमेंट पे बच्चे क्या क्या कर लेना कि तुम अपना बेस्ट दे पाओ। सर टिप तो ऐसा, टिप्स आर रियली डेंजरस, मतलब सर मेरा क्या है और सामने वाले का क्या, सर सबका अपना अपना तैयारी करने का तरीका होता है। तो मैं बट हाँ ये कहूंगा कि घबराने का कुछ बहुत, मतलब ये बच्चे खुद ही फील करेंगे जब जिस दिन एग्जाम दे के आ जाएंगे, उस दिन उनको लगेगा बेकार ही घबरा रहे थे। ये फैक्ट है, ये मेरे साथ भी होता है। ये घबराहट का बेसिकली क्या होता है, एक सडन जो एक आदमी कोलैप्स कर जाता है उसको देख के कि मैं डर रहा है, 2 दिन बाद अगर वो उसी परेशानी को देखता है तो वो बहुत मामूली सी लगती है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इसको थोड़ा आदमी को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अगर अचानक से कोई बात हो रही है तो घबराना नहीं है। आप 1 या 2 दिन उसको डिले करके देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि मैं बेकार ही उस पर घबरा रहा था। तो बहुत घबरा के कुछ होता नहीं है आदमी की, मतलब एक एक्टिविटी या कहेंगे कि एग्जाम टाइम पे प्रेशर अगर ज्यादा लेंगे तो हो सकता है कि सॉल्व करने में दिक्कत हो। दूसरा लास्ट रह गया है, आपको ये ना कह दे कि फलाना आईआईटी एग्जाम बना रहा है, वो इससे ज्यादा पूछता है, उससे ज्यादा पूछता है, अब उसका कोई टाइम भी नहीं रह गया और एक हफ्ते में आप कुछ नया सीख भी नहीं सकते हैं। तो नया सीखने का एकदम छोड़ दें, जितना पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ें। रिसोर्सेज अब तो कुछ नया नहीं उठाना है एकदम भी, जिससे पढ़ा है वही पढ़ें। मतलब सर जो आपने टेस्ट सीरीज वाला लिखा है उसको मैं प्रैक्टिस में बेसिकली और रिवीजन में बोलता हूँ, तो मैं उसको आई कॉल इट रूल ऑफ हनुमान चालीसा। तो जैसे जो आपने एक भूलने वाली बात कही थी कि मुझे लग रहा है भूल रहा हूँ, तो ये रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको भूलने से बचाता है। हर आदमी भूलता है, मतलब ऐसा साइंटिफिकली लिखा भी है कि आप कोई अगर चीज पहली बार पढ़ते हैं तो आप उसका बस 20% ही रिटेन करते हैं, पढ़ने के बाद 20% रिटेन करते हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 1 वीक अगर आपने उसको दोबारा नहीं देखा है तो वो 1 या 2% ही रह जाती है। तो रिवीजन इसी के लिए बनाया गया है। तो हनुमान चालीसा जैसे आप अगर आज पढ़ना शुरू करते हैं, आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपके मुंह से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी, पूरी की पूरी जाएगी बाहर। तो यही चीज इसके साथ भी है, आपके फॉर्मूले के साथ भी है। अगर आप बार बार फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे तो वो फॉर्मूला दिमाग से उतर जाएगा, उतनी बार पढ़े रहना चाहिए। तो यही कहेंगे कि इस समय बस अगर डाउट हो रहा है कि फॉर्मूले भूल रहा हूँ तो बस फॉर्मूले को बार बार देख लें। सुनी हुई चीज नहीं याद रहती है, देखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। तो मुझे आज भी मतलब किताब के पन्ने याद हैं, लेफ्ट पन्ने पे क्या था, राइट पेज पे क्या था, उस तरीके से याद रहता। तो वो तभी आएगा जब आपने बार बार पढ़ा रहेगा। सर मैं सबसे यही कहूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि मैं कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहा था, सब वही करते हैं, केवल मेहनत की बात है। आपने मेहनत करी होनी चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। वो फैक्ट एकदम सही है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी ही करनी है। आप कहें कि मैंने कोई दवाई खा रखी थी स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं आगे भी और कुछ एग्जाम्स देने की कोशिश करता, बट ठीक है, मेरे को सैचुरेशन लगा, मेरे को लगा कि ओके है। तो
आपको मेहनत करनी ही करनी है। मतलब आप कहें कि नहीं मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल लूंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक्स ले लूंगा, वो सब नहीं होता है। हार्ड वर्क तो फैक्ट है। मैं अपने टाइम पे सुबह 5:30 बजे उठता था, अपने आप मेरी आँख खुल जाया करती थी। एक टेंशन अगर वो है तो उसका मतलब आप नो डाउट पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं। 5:30 में कभी अलार्म नहीं लगाया आखिरी के एटलीस्ट फॉर द फाइनल ईयर ऑफ माय बीटेक। उससे पहले का तो अलग है, जब आप डिटेल में कभी बात करेंगे तो बताऊँगा। तो आखिरी साल मेरे 5:30 पे मतलब सुबह को आँख खुलना और उसके बाद पढ़ना, तो वो सब चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ होनी चाहिए। तभी आपको एक मतलब एक सबसे पहले सर एक किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए यू नीड टू हैव एन इंटरनल विल। अगर लगन ही नहीं है अंदर से तो वो कोई एग्ज़ाम देना एक वो भी है ना सर, आप एग्ज़ाम देने कोई किसी के कहने पे जाता है, कोई खुद से भी जाता है। तो आप खुद से तैयारी करे रहेंगे तो आप अंदर से खुद जानेंगे कि मैं कितने पानी में हूँ, मैंने कितनी तैयारी कर रखी है। तो लास्ट मोमेंट में यही है, जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। नया पढ़ के वो याद नहीं रहेगा, आप उसको उसका कुछ आउटपुट भी नहीं ले पाएँगे। जितना पढ़ा है, 1 हफ्ते का टाइम अगर है, 2 हफ्ते का टाइम भी है, आप उसी को पन्ने पलट लीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ नॉट वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। रिवीजन इज़ जो आपको नहीं आता आप उसको इसकी मतलब ऊपर से देख रहे हैं। रिवीजन करने से यही एग्जैक्टली होता है कि जो मुझे याद है, कुछ-कुछ चीज़ें तो मुझे एकदम याद रहती हैं। जैसे कोरिलेस फोर्स है तो 2 इंटू वी समथिंग होता है, तो वो मुझे याद है तो मैं बार-बार नहीं देखूँगा ना उसको सर। मैं ऐसी चीज़ एग्जैक्टली देखूँगा जो मैं भूल रहा हूँ। जैसे गियरिंग अगर आती है तो गियर में जो आपके फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, वो अगर मैं भूल रहा हूँ तो मैं उसको देखूँगा। या फिर कोई और ऐसा कोई फ़ॉर्मूला जो मैं भूल रहा हूँ, तो मैं रिवीजन में वो काउंट करता है। रिवीजन डज़ नॉट मीन कि अगर मैं 12 बार बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने वो बीटेक की इतनी सारी किताबें 12 के 12 बार एक पन्ने भर मतलब पेज पढ़ा है, ऐसा नहीं है। रिवीजन मीन्स कि मैंने जो-जो चीज़ें मुझे लगता था कि मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, उसको बार-बार पढ़ना है। तो नो डाउट मैं भी भूल रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि भूल नहीं होता तो मुझे आज भी फ़ॉर्मूले पूरे के पूरे याद होते। हर आदमी एग्जैक्टली भूलता है। तो यही है, तो लास्ट टाइम में जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। रिसोर्सेज़ जितने पढ़े हैं उस पे भरोसा रखे आदमी। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सब कोई वही पढ़ता है। ये संसार का वो है कि ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, सब बेकार है। जो बुक आपने पढ़ रखी वही अच्छी है। और क्योंकि सर सबने अलग बुक्स पढ़ी हैं। कई सारी बुक्स तो मैंने इनफैक्ट बाद में नाम सुने हैं। टू बी वेरी फ्रैंक मतलब पी.एन. राव शायद एक राइटर हैं थर्मोडायनामिक्स के, तो उनकी किताब तो मैंने बीटेक में नहीं पढ़ी है, तो बाद में पढ़ी है। तो और एक कल्पक जियान करके किताब आती है मोटी-सी, मैंने सुनी है, मेरे पास कभी रही भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ी तब भी एग्ज़ाम हो रहा है ना सर। अल्टीमेटली द गोल इज़ टू क्लियर एग्ज़ाम। मुझे मास्टरी नहीं एग्जैक्टली करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बड़ी बात बोल दी आज। अभी अभी सिचुएशन क्या है शुभम, दिल की बात बताता हूँ आपसे। बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चे अभी कोविड में खास करके जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, तो बच्चे ये डिसाइड करने में कि कौन सी बुक पढूं, कौन सा टीचर फॉलो करूं, इस चीज को डिसाइड करने में उनको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। उनका पूरा फोर्थ ईयर खत्म हो जाता है। इवन एक साल जो ड्रॉप लिया है वो भी इसी में निकल जाता है कि मैं कहां से क्या चीज पढ़ लूं। तो रिसोर्सेज आप लिमिटेड रखिए, ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। जिसके साथ आप एक बार चिपक गए हो, उस रिसोर्स आपने यूटिलाइज कैसे किया है, ये आपकी लाइफ में ज्यादा अफेक्ट डालेगा। और दूसरी जो आपने सबसे खूबसूरत बात बोली ना, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है यार। काफी सारे बच्चे यू नो ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं कि लास्ट के 30 डेज में गेट क्रैक कैसे करें, लास्ट के 7 डेज में हाउ टू गेट टॉप 10 रैंक। ठीक है, तो दीज आर जस्ट टू फूल यू। ये सारी चीजें आपको बेवकूफ बनाने के लिए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एज एन स्टूडेंट, हम ज्यादातर बच्चे इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे आज कि ये जो शुभम सर हमारे सामने बैठे हैं, सर आप बताओ आपने लास्ट के 1 हफ्ते में ऐसा क्या किया था कि टॉपर बन गए थे, या उस दिन सुबह ऐसा क्या खा लिया था दही के साथ में, कितने पेड़े खाए थे कि आप टॉपर बन गए थे। भैया 6 दिन में या उस एक दिन में मैं आपको ये बता सकता हूं कि, है ना, कि भैया वो 6 दिन में ये क्या क्या कर रहा था, लेकिन वो 6 दिन में इसने जो कुछ किया है उसकी वजह से टॉपर है, ऐसा नहीं है। 4 सालों में 4th ईयर में आपके सामने ये बड़ा स्टेटमेंट है कि सर लास्ट के 4th ईयर में मैं अलार्म के बिना उठ जाता था। पूरी बॉडी को एडजस्ट कर रखा है, आदत डलवा दी है। और मेरे ख्याल से ये 3-4 साल की मेहनत ही है। उसके बाद फिर पूरी लाइफ ऐसी है कि पूरी दुनिया, पूरा शहर आपको सैल्यूट कर रहा है, पेपर में नाम आ रहे हैं। हाँ सर, मतलब हार्ड वर्क का तो सर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब मैं और एक ये भी है सर, मैंने मतलब अपने टाइम पे देखा था कि टॉपर्स कहते थे
मतलब जो मेरे टाइम पे टॉपर्स हुआ करते थे कि हम तो कुछ नहीं पढ़ते थे, बस ऐसे सिलेक्शन हो गया, तो सर मैं तो नहीं समझता ऐसे हो जाता है। सब मतलब मेहनत सर नो डाउट होती है। आखिरी का 1 साल सर, मैं शुरू के 3 साल तो नहीं कहूँगा, बट सर मैं टू बी वेरी फ्रैंक सर, मैं अपने बीटेक का भी टॉपर हूँ। मतलब एटलीस्ट मतलब मैकेनिकल में शायद फर्स्ट ही था पूरे 4 साल में मिला के। तो मेहनत करी है, बीटेक इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सर। तो वही मैं कहूँगा, उसका बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे। तो हार्ड वर्क किया है, और इनफैक्ट लास्ट टाइम वाला नहीं था, डेली वाला हार्ड वर्क था। इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, मैं झूठ बोलने वाला मुझसे नहीं हूँ सर बहुत। तो स्पष्ट है कि मैंने डेली पढ़ाई करी है, मैंने बीटेक में भी रिवीजन किया है कई बार। मैं टीचर पढ़ाते थे, नो डाउट मैं सर इस बात में एचबीटीआई की फैकल्टी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि टीचर्स वर नो डाउट बहुत अच्छे थे। मतलब कुछ-कुछ प्रोफेसर्स का तो मैं क्या ही बताऊँ सर, मैं आज भी टच में हूँ उनसे। तो मतलब बहुत अच्छा गाइड किया। कोचिंग मैंने सर करी नहीं थी, क्योंकि कोचिंग ये भी एक सवाल था सर मेरे सामने थर्ड ईयर में कि करनी है कि नहीं करनी है। तो ठीक है सर, मैंने अपना टेक लिया था। मैं उसमें बहुत परेशान था सर। आप जो टेंशन वाला लेवल आज बता रहे हैं, मतलब बच्चों का इससे ज़्यादा रहा होगा उस समय। बहुत परेशान था, घर पे बहुत बात करता था कि करना है कि नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, बहुत नहीं तो ठीक है सर, मैंने कहा एक बार लेके देखते हैं। बट टेस्ट सीरीज़ मैंने किया है सर। इनफैक्ट 2 कोचिंग की करी थी उस समय टेस्ट सीरीज़, तो एक की तो बहुत बढ़िया थी। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है सर। टेस्ट सीरीज़ से क्या है ना, आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर जो भी आप, सबका अपना-अपना है, किसी को कोचिंग से समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें आपको एटलीस्ट एक कहने का डुप्लीकेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है वो, कि आप ठीक है, आप अब टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो आप पढ़ के नहीं जाएँगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ एज़ अ डेडलाइन कि हाँ, ठीक है, आपको आज पढ़ के जाना है। एग्जैक्टली। मैंने 17 बार टेस्ट सीरीज़ दी थी, उस समय 17 टेस्ट सीरीज़ थी एक उसकी, तो 17 टाइम्स किया था। तो शुरू में, अब उसमें पता नहीं कितने बच्चे बैठते थे, मेरे को याद नहीं है, बट शुरू की 2 या 3 टेस्ट सीरीज़ में मेरी 35-36 रैंक आई थी। बाकी आखिरी की सारी टेस्ट सीरीज़ मेरी रैंक 1 ही आया करती थी, टेस्ट अरे सीरीज़ वाह! में। तो सर ये था ऐसा, तो वो फिर एग्ज़ाम, मतलब वो टेस्ट सीरीज़ एक बहुत फ़ायदा की मेरे को। तो ठीक है सर, तो मतलब कोचिंग का तो नहीं मैं उतना कह सकता, क्योंकि फिर सबका अपना-अपना है सर, तो बट हाँ, कहीं से भी गाइडेंस मिले, लेते जाओ। आप कॉलेज के लोगों को अगर सीरियसली ले रहे हो, आप बुक्स को सीरियसली ले रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बट सबसे बड़ी बात, आपके अंदर खुद के अंदर विल पावर होनी चाहिए। दैट्स इट। और एक चीज बिल्कुल मैं सर। बता दूं, जितना शुभम को मैं जानता हूं पर्सनली, ये बातें मैं बहुत डिटेल में बाद में एक बारी शुभम के साथ जब वन ऑन वन बैठूंगा तो आपके सामने ये बातें और लाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बच्चे कॉलेज के टाइम पे मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके, फिर वो बाद में स्ट्रगल करेंगे। शुभम ने पूरे 4 साल पढ़ाई की, आज आपके सामने है। और आई थिंक अभी इनका अगर आप फेसबुक अकाउंट देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, तो पूरा मौज मस्ती से भरा हुआ है। ये हाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है। तो लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, बस ये है कि आप मस्ती ये 4 साल करना चाहते हो और नेक्स्ट 40 साल आप कष्ट में रहना चाहते हो, या फिर आज आप 4 साल मेहनत कर लो और रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप एंजॉय करना चाहते हो। बिल्कुल सर। नहीं सर, मतलब मेहनत अगर अभी 4 साल नहीं करेंगे तो फिर आगे 4 साल करनी पड़ेगी। देखिए सर, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, बनने को आगे भी बन सकते हैं। मेरे बैचमेट्स जो नहीं पढ़े वो आज दे आर इनफैक्ट कुछ-कुछ बहुत मेरे से भी अच्छी जगह पे हैं। तो बट ये है कि हाँ, अभी नहीं तो फिर आगे फिर मेहनत करनी है, तो अभी भी मेहनत कर सकते हैं। एग्जैक्टली 4 साल ये नहीं तो किसी ने फिर 4 साल आगे मेहनत करी है, तो वो 4 करनी साल बाद पड़ेगी। सर्विस में आया है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है सर। आप मतलब एग्जैक्टली किसी से भी पूछेंगे, हर आदमी कहेगा मैंने मेहनत करी है। तो जो नहीं कह रहा है मैंने मेहनत नहीं करी है, तो ऐसा हो नहीं सकता सर। वो गलत है कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है सर। मतलब आप अगर कोई एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उस एग्ज़ाम की इतनी इज़्ज़त करिए कि आप उसके लिए पढ़ के जा रहे हैं। यदि आपने नहीं पढ़ रखा एग्जैक्टली है, तो आप एग्ज़ाम देने में चाहिए। ये मैंने भी फॉलो किया है अपने जीवन में। मैंने 1 आध 2 एग्ज़ाम्स ऐसे भरे थे, जो मैं फिर देने नहीं गया, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मैं झूठी होप में जाऊँ कि तुक्केबाजी में क्लियर हो जाए, तो अल्टीमेटली इन दी मतलब 2-3 स्टेप जो एग्ज़ाम्स के होते हैं, कि अगर आपका प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, आगे हो रहा है, तो आप कहीं न कहीं फिर डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। चलिए, सो आई थिंक अभी बच्चों का एग्जाम है, तो हम बच्चों का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। शुभम से हम एक बारी और मिलेंगे, एग्जाम हो जाए, गेट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद शुभम वक्त निकाल के कोशिश मैं करूंगा कि स्टूडियो में आमने सामने बैठ करके बातें हों। बच्चों के चैट्स भी हम लोग एंटरटेन करेंगे कि बच्चों के जो डाउट्स है आप पूछ सकते हो इनसे। आज के इस पूरे सेशन को अगर मैं समराइज करना चाहूं, तो पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को काफी इस टाइम पे, पढ़ तो आप चुके ही हैं, ये सेशन आपको ये हेल्प बहुत ज्यादा देगा
कि भैया जो तुम्हें डर लग रहा है कोई नई चीज नहीं है, सबको लगता है। जो टॉप करने वाला है, जिसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो भी डर रहा था। तो आप में से ही जो लोग देख रहे हो ना, आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद नेक्स्ट ईयर एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद मैं फिर से यहां पर बैठा के इंटरव्यू ले रहा हूंगा। तो कई सारे शुभम इस वीडियो को ऑलरेडी देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, शुभम ने जो कुछ थंब रूल बताए हैं यहाँ पर, वो चीजों का ध्यान रखिए। हालांकि उन चीजों का अभी वक्त गुजर चुका है। जो बच्चे नए देख रहे हैं, जो अगले साल गेट को एम करने वाले हैं, सबसे पहली चीज, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। रिसोर्सेस आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसका रोल बहुत ज्यादा है, रेदर देन कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। रिवीजन करते रहिएगा, टेस्ट सीरीज देते रहिएगा, और हाँ, एग्जाम की एनालिसिस करते रहिए कि कौन सा एरिया इजीली स्कोर किया जा सकता है। जैसे कहते हैं हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा इंटेलिजेंट वर्क भी। सो शुभम, मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूं? आई थिंक यही बातें हैं जो आज हुई हैं हमारे बीच में। सर अभी के लिए तो यही है सर, आगे आप जैसा कह रहे हैं तो कभी डिटेल में चर्चा करी जाएगी, वो 1-2 घंटे से ऊपर होगी, तो अभी तो ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए बच्चों का। तो वो वाला अगले सेशन में पक्का डिटेल में सर, मतलब कैसे कहानी शुरू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम डिटेल में बात करेंगे सर उस पर। चलो ठीक है। सो बच्चों, यहीं पर सेशन को एंड कर रहे हैं। एंड थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। आपने ऑफिस के इमीडिएट बाद आज हमारी बात हो रही थी, शुभम वाज टू बिजी विद द ऑफिस वर्क, और टाइम निकाला आपने हमारे लिए, बच्चों के लिए। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। थैंक यू सर। सो लेट्स स्टॉप दिस सेशन। एंड कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे हैं, अगर इस सेशन से आपको कुछ भी चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं अभी, या फिर जो बच्चे थर्ड ईयर वाले हैं जो गेट 2023 को एम कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, सो दैट इस तरीके के सेशंस हम और भी प्लान करते रहें। और जो भी लोग शुभम सर से दोबारा मिलना चाहते हैं, थोड़ी और डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक बच्चा, HBTI का पढ़ने वाला एक बच्चा 4th ईयर में किस तरीके से इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में न सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, इवन टॉप रैंकर्स में आ रहा है, तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेक सम नॉइस फॉर शुभम कुमार सिंह, और डेफिनेटली हम लोग उस पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा। थैंक यू वेरी मच।